नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एडुसैट लेक्चर में, जहां पे हम आर्ट, कल्चर और लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। इस सुबह को सराबोर करने के लिए आज हम भारतीय शास्त्रीय संगीत के व्याख्यान से शुरुआत करेंगे। हमारे स्टूडियोज़ में आज हैं हमारे साथ डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी, जो कि हिंदी विभाग भारती कॉलेज की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। ये रामपुर सदारंग परंपरा से जुड़ी हुई हैं और इनके गुरु हैं पंडित शंकरनाथ पाटिल और विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सुंदरता यही है कि यहाँ पे राग और रागनियों का कड़ा पालन करना पड़ता है, और इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए हम इस श्रृंखला को चालू किए थे, जिसमें हमने राग टोडी की बात की। आज ये दूसरा व्याख्यान है, जहाँ पे हमारे साथ हैं डॉक्टर सरिता पाठक एवं उनके साथ हैं डॉक्टर गगनजीत कौर, जो कि क्लासिकल म्यूज़िक और गुरमत संगीत में निपुण हैं। ये दोनों ही दूरदर्शन अथवा एयर इंडिया में कई सारे प्रोग्राम दे चुके हैं। इनके कई सारे डीवीडीज़ आपको मिल सकते हैं। तो आज हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी एवं गगनजीत कौर का हमारे स्टूडियोज़ में। धन्यवाद। जैसे कि हमारी ये जो श्रृंखला है ये राग तोड़ी पर आधारित है, और हमने इससे जो इसकी श्रृंखला का जो पहला भाग था उसमें हमने आपको राग तोड़ी के बारे में परिचय दिया था कि राग तोड़ी क्या है, राग तोड़ी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, राग तोड़ी में कौन कौन से स्वर लगते हैं और इसकी जाति क्या है, थाट क्या है इसका। ये सभी जो एक बेसिक चीज़ें होती हैं किसी भी राग को जानने के लिए, जो बेसिक नॉलेज होती है, वो हमने आपको बताई। तो जैसे कि हर बार की बात होती है कि यहाँ पर परिचय दिया जाता है हमारा कि ये फलाने फलाने व्यक्ति हैं, इनकी शिक्षा यहाँ से हुई है। देखिए, संगीत की जब बात आती है तो मैं संगीत के विद्यार्थियों को ज़रूर कहूँगी कि हम लोगों का एक ये जब हम अपने आप को इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से जोड़ते हैं तो उसमें गुरु का नाम बहुत आता है कि गुरु किस गुरु के शिष्य हैं। और जैसे कि आप हर बार ये नोटिस करते होंगे कि मैं अपने दोनों जो गुरु हैं उन गुरुओं का नाम लेती हूँ, यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है, क्योंकि गुरु जो है वो एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है, और वो जो ट्रेडिशन है उसको स्टूडेंट जो आगे जो डिसाइपल होता है वो आगे फॉलो करता है। तो यहाँ पर जो ट्रेडिशन है, क्योंकि संगीत जो है वो एक मौखिक परंपरा है, यानी आमने सामने बैठ के सीना बसीना तालीम जो कही जाती है, यानी सामने बैठ के जो है शिक्षा दी जाती है और उसको शिष्य जो है उसको ग्रहण करता है। अब आज के ज़माने में देखिए टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, इतनी चीज़ें, आधुनिकीकरण का जो है प्रभाव इस कदर बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा इन प्रोग्राम्स के माध्यम से आपको भी लगता होगा कि सामने आपके जो बताने वाला है वो सामने बैठा है और आप भी बैठ के सीख रहे हैं। तो शायद उस ज़माने में इस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, या इस समय इस तरह का आधुनिकीकरण उपकरण नहीं विद्यमान थे, तो उस समय तालीम ग्रहण करने का भी एक अलग ही सिलसिला था जो आज भी कायम है। जहाँ तक मैं इससे बिल्कुल ना नहीं कहूँगी कि ये परंपरा आज नहीं है, आज भी उस परंपरा को ही निभाया जाता है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में हो या फिर वो अलग तरीके से किसी गुरु से शिक्षा ली जाती है। तो ये तो रही एक अलग बात राग तोड़ी से। तो क्योंकि संगीत के विद्यार्थियों को कुछ बेसिक चीज़ों को बताना मैं ज़रूरी समझती हूँ। तो गुरुओं का नाम, यानी वो उस परंपरा को आप फॉलो कर रहे हैं, आप उसके इनके डिसाइपल हैं, तो उस परंपरा को आप फॉलो कर रहे हैं। तो परंपरा की जहाँ तक बात होती है, उसमें परंपरा क्या है? परंपरा का मतलब होता है कि हम एक स्टाइल जो है सिंगिंग का या इंस्ट्रूमेंट बजाने का, उस स्टाइल को फॉलो करते हैं। जैसे कि मैं आपको राग तोड़ी बता रही थी। राग तोड़ी को बताते वक्त मैंने आपसे ये कहा कि इस राग में कुछ विद्वान इस प्रकार से आरोहण करते हैं, कुछ विद्वान इस तरह से आरोहण करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस परंपरा से आप सीखे हैं या किन गुरुओं से आप सीखे हैं।
चाहे वो आप किसी कॉलेज में सीख रहे हों या किसी इंस्टीट्यूट में कहीं पे सीख रहे हों या अलग किसी से जो है शिक्षा ले रहे हो, तो ये उस स्टाइल को फॉलो करना जो है ये बात यहाँ पर आती है। तो चलिए फिर से हम पुनः चलते हैं राग तोड़ी के ऊपर। देखिए, तोड़ी के ऊपर एक चंद्रिका सार जो एक ग्रंथ है, उसमें बहुत सरल सीधे शब्दों में जो है राग तोड़ी को बताया गया है। कहा गया है, तीखे मणि कोमल रिगध, तीखे मणि कोमल रिगध, वादी धैवत साज, संवादी गांधार है, तोड़ी राग बिराज। देखिए, पूरा एक जिस्ट जो है या एक निचोड़ या एक सूत्र के रूप में यहाँ बता दिया गया है कि तीखे मणि, तीखे यानी तीव्र, मध्यम और निषाद जहाँ पर तीव्र हो। मध्यम तो चलो तीव्र मानते हैं। अब कुछ विद्यार्थियों को ये कन्फ्यूजन होगा कि सिर्फ म ही होता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो तीव्र है, निषाद जो है वो तीव्र कैसे होगा? भाई, ये निषाद या तो शुद्ध होगा या फिर वो कोमल होगा। लेकिन एक संगीत की भाषा में जब कहा जाता है कि तीव्र निषाद, उसका मतलब शुद्ध निषाद से, यानी चढ़ा हुआ। मैं कहूँ कि संगीत की भाषा में चढ़ी भी नहीं, तो चढ़ी भी नहीं का मतलब होता है शुद्ध नहीं, क्योंकि तीव्र तो नहीं होता ही नहीं है। तो या तो कोमल होगा या चढ़ावा होगा। तो कोमल यानी उतरी नहीं साधारण संगीत की भाषा में, और शुद्ध नहीं यानी चढ़ी हुई नहीं। तो कहीं पे भी आपको यदि इस तरह की भाषा का प्रयोग आपको मिलेगा तो आप इसमें कंफ्यूज आपको होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक तरह से स्वाभाविक ही समझ जाएंगे कि ये शुद्ध नहीं की बात होती है। तो तीखे यानी म तीव्र, और निषाद भी तीव्र यानी निषाद जो है वो शुद्ध। कोमल रिगध यानी कोमल रे ग और ध। वादी धैवत साजी, इसमें वादी स्वर जो है वो धैवत है। संवादी गांधार है, संवादी उसका जो कॉन्सोनेंट जो नोट है वो गांधार है। और तोड़ी राग बिराज, तो इस तरह के लक्षणों से जो है लक्षित कौन सा राग है? राग तोड़ी। तो इस प्रकार से जो है पहले के समय में बिल्कुल एक उसको सूत्र में बांध देते थे, या एक छोटी सी 4 पंक्तियों की कविता के रूप में या एक संस्कृत के श्लोक के रूप में जो है विद्वान लोग उसको इस प्रकार से बांधकर बताते थे कि वो याद करना भी सहज होता था। और सिर्फ उन 2 पंक्तियों या 4 पंक्तियों को याद करके आप पूरे राग के बारे में जो है आप जान लेते थे कि पूरे राग में कौन सा सुर है, कौन से किस प्रकार से वादी संवादी, ये सब चीज़ें जो उसके मेन लक्षण हैं वो हमें पता चल जाते। तो इस प्रकार से मैंने सोचा कि ये उदाहरण आपको दें तो एक तरह से एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो आपको पता चल गया है कि राग तोड़ी का थाट भी तोड़ी है। राग तोड़ी जो है उसका वादी जो है वो धैवत है और संवादी उसका गांधार है। जैसा मैंने पहले बताया कि जाति जो है इसकी संपूर्ण जाति है। और दिन का दूसरा प्रहर जो है उस समय इसको गाया बजाया जाता है। साधारण तौर पे दोपहर के 12 बजे से पहले का जो समय है वो इस समय राग तोड़ी जो है वो गाया बजाया जाए तो खूब खिलता है। रे गधा जैसे कोमल मैंने बताया, मध्यम इसमें हमेशा तीव्र ही रहेगा। तो ऋषभ गांधार धैवत कोमल, मध्यम तीव्र। अब इसके अलावा कौन से स्वर बच जाते हैं? देखिए, षड्ज और पंचम तो हमेशा शुद्ध होते हैं। इसके अलावा निषाद जो स्वर है वो भी शुद्ध होगा। तो धैवत और गांधार वादी संवादी के अलावा जो अन्य अनुवादी स्वर है वो इस प्रकार से उन स्वरों का स्वरूप है। सांप्रकृतिक राग, जैसे मैंने आपसे कहा कि गुर्जरी तोड़ी और मुल्तानी ये सांप्रकृतिक राग है, जिनका कि मैं आगे जो इसकी जो श्रृंखला है उसमें आपको इसके अंतर भी बताऊंगी। न्यास के स्वर गांधार और धैवत है। आरोह में जब हम गाते हैं तो अक्सर विद्वान लोग जो हैं पंचम जो है उसको बहुत ना के बराबर पंचम इसमें प्रयोग करते हैं, या अवरोह में थोड़ा सा पंचम पर न्यास होता है। तो ये जो पंचम पर न्यास है ये एक बड़े खूबसूरत तरीके से तोड़ी में होता है, जो कि बिल्कुल उस तोड़ी राग को जो है वो उसका आभास जो है वो हमें दिलाता है। और ये एक ऐसा फीचर है, ऐसी विशेषता है जो कि उसको कुछ तोड़ी के प्रकारों से बिल्कुल अलग पर करता है, या हम अन्य तोड़ी के प्रकारों से इसको हम राग तोड़ी को हम पहचान लेते हैं।
तो राग तोड़ी की विशेषताएं, जो ख़ास फीचर्स हैं वो मैंने आपको बताया। राग तोड़ी जो है, मैंने पहले भी कहा कि मियां तानसेन द्वारा इस राग का निर्माण किया गया था, और तब से मियां तानसेन जो है वो अकबर के दरबार में नवरत्नों में से थे। और मियां तानसेन जो है उस समय वो ध्रुपद गायक थे। देखिए एक और चीज़ जो है वो जब कोई राग बता रहे हैं तो साथ साथ एक बात से कुछ और बातें भी निकल कर आती हैं। तो मियां तानसेन ध्रुपद गाया करते थे, ध्रुपद धमार गाया करते थे। उस समय मध्यकालीन भारत में ये परंपराएं ही प्रचलित थी, ध्रुपद और धमार। और उस समय बीनकारों की बात जहाँ तक होती है कि वीणा पर, यानी वीणा को एक सहज संगीत की भाषा में बीन भी कहा जाता था। तो बीनकार यानी जो उसका वादन करते हों, तो ध्रुपदीय जो थे वो बीनकार भी हुआ करते थे। और बीनकार जो थे, बीन पर जो है वो उस राग को बजाते थे, साथ में गाते थे। क्योंकि अब आपको एक और प्रश्न होगा कि ख़याल क्यों नहीं गाते थे। तो देखिए जब हम इतिहास की बात करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि ख़याल क्यों नहीं गाते थे, कि ख़याल तो उसके बाद में बना है, ख़याल काफ़ी बाद में बना है। उस समय ध्रुपद का प्रचलन था। तो ये भी एक पॉइंट आज आप याद करिए कि मियां तानसेन जी के समय में ध्रुपद गायन की परंपरा थी, ख़याल गायन की परंपरा नहीं थी। ना ख़याल था, ना ठुमरी था, ना दादरा था। उस समय ये ध्रुपद की परंपरा, ध्रुपद और धमार जो था ये प्रचलित था। और ये बड़ा ही बहुत ही रिस्पेक्टफुल माना जाता था। यानी जो ध्रुपद, जो गायक वादक थे, वो ध्रुपद धमार को गाना उनका समाज में एक विशेष स्थान था और बहुत ही सम्मानित था। तो ये भी एक नई बात आज मैंने आपको बताई। अब हम पुनः शुरू करते हैं राग तोड़ी के आरोह और अवरोह से। देखिए कुछ लोगों की फीडबैक्स, कुछ विद्यार्थियों की, जिज्ञासुओं की फीडबैक आ रही है कि कुछ हमें बेसिक चीज़ें भी बताइए संगीत की बेसिक किस प्रकार से रियाज़ किया जाता है। तो हम इसके ऊपर फिर कभी से एक लेक्चर या 2 लेक्चर हम इसके ऊपर रखेंगे। लेकिन जब मैं राग तोड़ी की बात करती हूँ तो उसकी बेसिक जो उसका रियाज़ कैसे करना चाहिए, वहाँ पर भी एक बेसिक रियाज़ की बात आती है। यानी हम किसी भी राग को गा रहे हों, कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई भी गाने बजाने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे विद्यार्थी हो, उसको उन बेसिक चीज़ों को हमेशा याद रखना पड़ता है। वो तो वही रहेंगी। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि स्वर भरना, यानी सुर लगाना, सा लगाना, किस प्रकार से मंद्र में जाना, ये तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं हर बार आपको बताती हूँ। इनको जो भी राग हम गा रहे हों उनको गाते वक्त भी इन बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही अपना रियाज़ करना चाहिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इन बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका आरोहण और अवरोहण, और फिर जब आगे राग के बारे में बताएंगे तो वहाँ पर भी आप इन चीज़ों को पाएंगे। अब देखिए सबसे पहले हम कहते हैं कि सा भरिए, सुर भरिए। यानी खूब डीप ब्रेथ लेना है, हमने खूब गहरी सांस लेनी है और ओम के उच्चारण से हम इसको शुरू करें। जब हम प्रातःकाल इस राग को रियाज़ करते हैं तो क्योंकि सुबह हमारा गला जो होता है वो बहुत, जैसे हमारा बॉडी लैंग्वेज हमारी क्या रहती है, सुबह हमारा शरीर थोड़ा अलसाया रहता है, सुबह हम एकदम से इतने एनर्जेटिक नहीं होते, हम बहुत शांत होते हैं, गंभीर होते हैं। तो ये चीज़ें रागों में भी आती कि हम शुरू से एकदम उछलने कूदने नहीं लगते, या हम कहें कि बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। तो हम जब गायन को भी शुरू कर रहे हैं तो वो प्रोसेस वैसे ही होता है। हम उसको जो है बिल्कुल शांत भाव में खूब गहरी सांस लेते हुए हम जो है सुर भरते हैं, सा को भरते हैं, और फिर हम उसके आगे की जर्नी को शुरू करते हैं। सा
कभी कभी आवाज़ ऊपर नीचे जाएगी या थोड़ी सी खराश महसूस होगी, उससे आप मत घबराइए और सिर्फ अपना रियाज करिए। काफ़ी देर सा पर सुर भरने के बाद, क्योंकि हम तोड़ी की बात कर रहे हैं तो पहले उसके आरोह और अवरोह को लेते हैं। सा रे गा मा धा पा मा दा नी सा सा नी दा पा मा गा रे गा रे सा। या अवरोह इस प्रकार भी हो सकता है, सा नी दा पा मा दा मा गा रे गा रे सा। पुनः एक बार फिर से, सा रे गा मा धा पा मा दा नी सा सा नी दा पा मा दा मा गा रे गा रे सा। तो ये इसका आरोह और अवरोह। और जैसे कि मैंने इससे पहले के लेक्चर में बताया कि कौन कौन सी वे विशेषताएं हैं, विशिष्ट स्वर समुदाय हैं जो राग तोड़ी में अलग से झलकती हैं और राग तोड़ी की का स्वरूप प्रदान करती हैं। जैसे सा रे गा रे सा मा दा मा गा रे सा मा दा पा मा दा मा गा। इस प्रकार से पंचम में बस थोड़ा सा रुकाव, यानी अवरोह में जब सा नी दा पा मा दा मा गा रे गा रे सा। तो आपको मैंने ये विशिष्टताएं या विशेष स्वर समुदाय तो बताए हैं। अब ये आप जितना इनका अभ्यास करेंगे उतने ही ये जो है बहुत सरल आपको प्रतीत होते जाएंगे और जो भी स्वर आप प्रयोग कर रहे हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही लगेगा। मैंने जैसे बोला कि हर राग में स्वर जो है एक दूसरे के सपोर्ट से चलते हैं। यानी हम यदि कहते हैं कि इसमें ऋषभ है कोमल और गांधार कोमल है, तो देखिए ऋषभ और गांधार में भी षड्ज का जो ऋषभ है वो षड्ज की तरफ झुका हुआ है, गांधार जो है वो ऋषभ की तरफ झुका हुआ है। तो इस प्रकार से उसकी छाया नजर आती है। तो हम जहाँ तक दैवत जो है वो भी झुका, तो एक तरह से कहा जाए कि जब हम जाएं तो उसको एक लाग वर्ड जो है वो संगीत की भाषा में, यानी उसको छूते हुए जाना या उसका कण लगना या उसकी तरफ झुकाव होना किसी उससे पहले के स्वर की तरफ। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। और जब विद्यार्थियों को कहीं पर संगीत सीखने का मौका मिलता है, यदि वो इस तरह के शब्दों को सुने तो वो घबराएं नहीं, क्योंकि ये चीज़ें जो है मैं आपको इन लेक्चर्स में बहुत सरल करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। और इसको आप समझ कर जब आप करेंगे तो आपको राग को गाने में ही मज़ा आएगा। आरोह और अवरोह करते हुए भी उस लाग को जो आपको बताया है कि इस प्रकार स्वरों को लाग से लिया था, वो आप जो है उसको करते हुए जाएंगे तो आगे आपको जब राग का विस्तार होता है या आलापचारी करते हैं तो बहुत सहज रूप से आप उसको कर पाते हैं। तो ये तो इसके आरोह और अवरोह की बात थी।
मैं ये सब बातें इससे पहले लेक्चर में बता चुकी हूँ, पर क्योंकि हम लोग को आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को हम बार बार टटोलते हुए ही आगे जाएंगे। पकड़ की बात जो मैंने बताई थी, पकड़ शब्द का मतलब होता है किसी को पकड़ना यानी पहचानना। तो राग को आप कैसे पहचानेंगे? सा रे गा रे सा, ये जो फ्रेज है ये राग तोड़ी का खास है। मा दा पा मा दा मा गा रे गा रे सा धा गा रे गा रे सा। तो ये जो स्वर समुदाय हैं ये कहीं भी प्रयोग किए जाएं, जब आरोह अवरोह गाते हो, जब हम इस प्रकार से गाते हैं तो राग तोड़ी जो है वो आपको पूरी तरह से समझ में आता है और आप उसको भली भांति गा पाते हैं। धैवत इसका वादी स्वर है और गांधार इसका संवादी स्वर है, और इन दोनों की जो संगति है वो बहुत खूबसूरत लगती है। सा धा गा रे गा रे सा ध नि सा रे गा धा गा म रे गा रे सा। तो ये जो संगति मैंने आपको बताई है इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, बार बार उसको गाते रहना चाहिए। तो जैसे मैं कहती हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो प्रैक्टिस जो है, वो अभ्यास जो है वो आपको राग तोड़ी को समझने में, उसको गाने में आपको बहुत मदद करेगा। राग तोड़ी गाते वक्त कभी कभी ऐसा भी प्रतीत होता है शुरू में कि हमारे सुर नहीं लग रहे हैं, हमारे से ये कोमल सही जगह पे लग रहा है नहीं लग रहा है, या हम गाते तो सडनली हम थोड़े चढ़े हुए स्वर लगने लगते हैं। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो जो है आप उस पर अभ्यस्त होते जाएंगे और आपको स्वरों के बारे में फिर सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये तो थी एक संक्षिप्त रूप से परिचय। हम जो इससे पहले की श्रृंखला में स्वरों के बारे में बता रहे थे, स्वरों की जो बात है उसमें मैंने आपको बताया कि सा जो है वो सामान्य है और ऋषभ जो है वो अलंघन बहुत्व है, यानी उसको लांग नहीं सकते हम, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ना उसको हम ऑमिट कर सकते, हमने उसको यूज़ करना है आरोह अवरोह दोनों में, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर ठहराव नहीं। सा रे गा रे सा ध नि सा रे गा गा म रे गा रे सा। तो हम देख रहे हैं कि हम आरोह में भी ऋषभ यूज़ करते हैं, अवरोह में भी, लेकिन हम ऐसे तो नहीं गा रहे हैं। सा रे रे गा रे गा रे सा ध नि सा रे, ऐसे नहीं गाएंगे, क्योंकि हर राग की बनावट में, हर राग का जब उसकी रचना हुई होगी तो उसमें स्वरों का यही बैलेंस जो है, यही गुथाव जो है वो राग की शक्ल को प्रदान करता है। तो ऋषभ जो है वो अलंघन बहुत्व है, यूज़ तो बहुत हो रहा है बहुत्व, लेकिन अलंघन उसको हम लांग नहीं सकते, उसका पूरा यूज़ करेंगे, परंतु ये ध्यान में रहे कि किस तरह से वो न्यास का स्वर नहीं है, इसलिए उस पर बहुत अधिक रुकाव टिकाव हम नहीं करेंगे। गांधार इसका जो है वो संवादी स्वर है, कॉन्सोनेंट नोट। तो गांधार जो है उस पर न्यास का भी स्वर है, तो गांधार पर हम बार बार रुकेंगे, बार बार गांधार जो है वो हम इस राग में प्रदर्शित करते हैं। जैसे सा रे गा रे सा ध नि सा रे गा धा गा म रे गा रे सा। तो क्योंकि ये दूसरा इम्पॉर्टेंट नोट है, मंत्री की इसको उपाधि दी गई है, तो ये गांधार जो है ये न्यास का भी स्वर है, इसका बखूबी प्रयोग बार बार किया जाता है, इस पर न्यास भी किया जाता है। तो गांधार की ये इम्पोर्टेंस है इस राग में। गांधार जो है वो आपका थोड़ा झुका हुआ होता है ऋषभ की तरफ, और इसीलिए तोड़ी के जो ऋषभ धैवत तोड़ी के जो स्वर हैं वो मुल्तानी से बिल्कुल अलग हैं। जब हम आपको इसका डिफरेंस बताएंगे तब आपको
इसको और ज़्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा। अब गांधार जो है उसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार से वो थोड़ा झुका रहता है ऋषभ की तरफ, और धैवत से गांधार की उसकी संगति भी बहुत सुंदर लगती है। मध्यम जो है, मध्यम इसमें हमेशा तीव्र प्रयोग होगा। तीव्र मध्यम चढ़ा रहता है, ये जो साधारण मध्यम है हमारा शुद्ध मध्यम, उससे थोड़ा सा तीव्र मध्यम चढ़ा, सा रे गा मा गा, लेकिन मध्यम पर बहुत अधिक न्यास नहीं होगा। सा रे गा मा गा म रे गा रे सा गा नि सा रे गा रे गा मा दा मा गा, बराबर यूज हो रहा है आरोह में भी अवरोह में भी, लेकिन उस पर हम बहुत अधिक रुकते नहीं हैं। सा रे गा मा गा रे गा मा गा, इस प्रकार से बहुत अधिक रुकाव नहीं है, क्योंकि ऐसे करने से राग का बैलेंस बिगड़ जाता है। जिस प्रमाण से, जिस बैलेंस से राग को बनाया गया है वो बिगड़ जाता है, वो संतुलन जो है उसको हमने बरकरार रखना है। मध्यम के बाद आता है स्वर पंचम। पंडित भातखंडे जी ने जो पंचम आरोह और अवरोह में पंचम का प्रयोग आरोह में भी किया है और अवरोह में भी किया है, लेकिन प्रचलित जो जिस रूप से अधिकतर विद्वान गाते हैं वो पंचम को आरोह में वर्ज करते हैं और अवरोह में पंचम लिया जाता है। एक बहुत खूबसूरत जो कहूँ कि ब्यूटी स्पॉट की तरह उसको लेते हैं। सा रे गा मा दा पा मा गा, सा रे गा मा दा नी दा पा मा दा मा गा रे सा, तो पंचम पर इतना ही रुकाव होता है। सा रे गा मा दा पा 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 दा पा सा नी दा पा, इस प्रकार से नहीं लेंगे, राग बिगड़ जाएगा। पंचम सिर्फ थोड़ा सा एक बार ठहराव होगा, उसके बाद पुनः धैवत को लेके हम मध्यम और गांधार की सहायता से हम पुनः षड्ज पर आते हैं। सा रे गा मा रे गा रे सा रे गा मा दा मा गा। देखिए आए हम लोग पंचम पर, लेकिन धैवत पर ज़्यादा न्यास था। सा रे गा मा दा नी दा पा दा मा गा रे गा रे सा। तो इस प्रकार से पंचम का इस राग में प्रयोग होता है। बहुत सी बंदिशों में पंडित भातखंडे जी ने आरोह में भी पंचम का प्रयोग किया है। ये उस समय के, क्योंकि पंडित भातखंडे जी एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनको चतुर पंडित के नाम से भी जाना जाता है। पंडित भातखंडे जी उन्होंने भ्रमण करके जगह जगह अलग अलग घरानों के विद्वानों से, संगीतकारों से मिले थे और उनसे उन्होंने जो कुछ भी ज्ञान अर्जित किया उसको संग्रहित करके उन्होंने जो है क्रमिक पुस्तक मालिका जो है उसको 6 भागों में उसको संकलित करके आपके सामने लेकर आए। तो अलग अलग विद्वानों की चीज़ों को उस ज़माने में, जिस ज़माने में ना तो टेप रिकॉर्डर था, ना मोबाइल से, ना इस प्रकार की फैसिलिटीज़ थी, उनको उतना याद करके और उनको स्वर लिपिबद्ध करके उसको प्रिजर्व करना भी एक बहुत ही जिसे कहा जाए कि असंभव सा कार्य लगता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने किया है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा उनके द्वारा कृपा उनकी हम कहेंगे कि हमको इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बंदिशें हमें उपलब्ध हैं, जिसमें कि पंचम का जो है प्रयोग आरोह में भी हुआ है। तो इसीलिए मैं, जहाँ तक मैंने जाति की बात जब कही थी शुरू में, तो जाति की बात इसीलिए संपूर्ण कही जाती है कि संपूर्ण जाति है, लेकिन प्रचलन की बात और है। पर हम जब उसको ग्रामेटिकली जब हम उसका शास्त्र देखते हैं तो हमें सभी बातों पर गौर करना चाहिए।
तो ये तो थी बात पंचम की। अब धैवत की। धैवत जो है वो वादी स्वर है, यानी की नोट। मैं ये चीज़ें पहले बता चुकी हूँ, लेकिन मैं पुनः इसलिए बता रही हूँ कि अब इसके बाद हम राग की आलापचारी पर जाएंगे। तो आलापचारी बताते समय आपको ये सब बेस क्लियर रहेगा, तो आप बहुत सहज रूप से, सरल रूप से आप उसको जान पाएंगे। धैवत क्योंकि उसका की नोट है, उसको हम वादी कहते हैं, यदि यानी जो राजा कहा जाए, जो सबसे अधिक राग में प्रयोग हो रहा है, बार बार जिस पर न्यास है और जो अलग से खिलता है राग में। सा रे ग मा ग मा दा पा मा दा मा ग रे ग म रे ग रे सा सा रे ग म दा म द नि दा म द नि सा नि दा पा। इस प्रकार से अवरोह में सा नि दा पा दा मा गा। पंचम पर आने के बाद पुनः धैवत पर जाते हैं। मा दा मा गा रे गा रे सा दा गा रे गा म रे गा रे सा। तो इस प्रकार से धैवत जो है वो उसका बहुत्व है, उसको बार बार प्रयोग किया जाता है और बहुत खूबसूरत लगता है राग में। जब राग तोड़ी में धैवत जो है बहुत ही खूबसूरत लगता है। वादी होने के कारण जो है वो बिल्कुल अलग, बार बार क्योंकि आता है वो स्वर का प्रयोग, तो बिल्कुल अलग ही चमकता है और राग की खूबसूरती को चार चांद लगाता है। तो धैवत के बाद जो स्वर है वो है निषाद। निषाद इसमें शुद्ध लगता है और निषाद जो है इसे भी हम कहेंगे अलंघन बहुत्व, यानी इसका आरोह अवरोह दोनों में प्रयोग होता है। इसको हम लांग नहीं सकते, यानी हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। हम इसको निरंतर इसका जो है प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये आरोह में भी इम्पॉर्टेंट है और अवरोह में भी, लेकिन ये न्यास इस पर नहीं होता, यानी इस पर बहुत अधिक देर तक ठहराव नहीं होता। सा रे ग म दा म द नि नि दा म द नि सा नि दा प म दा म ग रे सा सा रे ग म दा म द नि दा म द सा नि दा म द म नि दा म द नि सा नि रे नि दा म दा नि दा प म दा म ग रे ग म रे ग रे सा द नि सा रे ग रे सा। तो इस प्रकार से जो है निषाद जो है वो भी जो अनुवादी स्वर है वो अलंघन बहुत्व जो है इस बात को स्पष्ट करता है। तो ये तो थी राग तोड़ी के स्वरों की बात। चलिए एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब हम गाते हैं तो जाहिर सी बात है कि मौसम के बदलाव के कारण भी कभी कभी गले में खराश होती है, या कभी किसी अस्वस्थता के कारण, या कोई बहुत बिज़ी शेड्यूल है उसके कारण भी होती है। उससे घबराइए नहीं, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जो राग हैं ये इतने इनकी जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी हैं कि आप उनको अभ्यास करते जाइए, ये चीज़ें जो हैं ये अपने आप क्लियर होती जाएंगी। तो मैं जो बार बार कहती हूँ कि मंद्र की साधना करिए, तो पहले जब रियाज के समय किसी भी राग को पहले मंद्र की तरफ लीजिए। सा नि धा पा म द नि द नि द सा रे ग रे सा द नि सा रे ग रे सा नि सा द म द नि द म द म नि द म द नि ध प
अब जब नीचे गाते हैं तो कोशिश करें जितने नीचे के साथ थोड़ी सी डीप ब्रेथ के साथ म द म ग रे ग म द म द नि द म द नि सा। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको अपने हर लेक्चर में बीच में आपको बताती जाती हूँ। इन जो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कभी भी आप रियाज़ करें तो गला अपने आप ही क्लियर होना शुरू हो जाता है और आप धीरे धीरे आपकी आवाज़ जो है वो निखरने लगती है। तो चलिए फिर से आते हैं राग तोड़ी के ऊपर। राग तोड़ी की जहाँ तक विशेषताओं की बात है, राग तोड़ी की जहाँ तक विशिष्ट स्वर समुदायों की बात है, स्वरों की कौन से स्वर प्रयोग होते हैं उनकी बात है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम एक उदाहरण यदि मैं आपको दूं, क्योंकि आज हमारे पास ये तालमाला है तो इसके ही साथ में गाऊंगी। तो ये एक बंदिश मैंने पंडित भातखंडे जी की जो है क्रमिक पुस्तक मालिका से ली है। और देखिए इस बंदिश में जो कुछ भी बात मैंने आपको बताई है उस सब का निचोड़ जो है उसको बंदिश के रूप में सामने रखा है। मैं तो कहूँ कि एक लक्षण गीत की जो बात आती है वो बिल्कुल इसको कहा जा सकता है क्योंकि इसमें इस राग के सारे लक्षण हैं। तो इसके बोल हैं, बिकरत जब धगरी करत, मनि तीवर सुर संगत, सुगम सरल संपूरन, गुनी तोड़ी को बरनत, धैवत जहाँ अंश रहत, ऋग सुर तहाँ सहचर मत, पंचम को अल्प कहत, हर रंग को मत अभिमत। तो एक ताल की ये बंदिश है और इसमें देखिए पूरी वही बात सारा निचोड़ है कि विकृत जब धगरी, जब धगरी को विकृत किया जाए, विकृत मतलब उसके स्वरूप को बदल दिया जाए, तो धैवत गांधार ऋषभ जो है इनका या तो ये शुद्ध होते हैं और जब ये विकृत होते हैं ये कोमल होते हैं, यानी ये कभी तीव्र नहीं होते। हम हमेशा या तो शुद्ध रहेंगे या ये कोमल हो जाते हैं। तो विकृत होने पर जाहिर सी बात है कि ये कोमल स्वर होंगे, यानी ध ग री ये कोमल होंगे। मनि तीव्र सुर संगत, मध्यम और निषाद तीव्र है। मध्यम तो तीव्र होता है, निषाद तीव्र का अर्थ है कि वो चढ़ा हुआ यानी शुद्ध। सुगम सरल संपूर्ण, सुगम है, सरल है और संपूर्ण है। गुणी तोड़ी को वर्णत, ऐसा वर्णन जो है वो गुणी लोग तोड़ी के बारे में बताते हैं। धैवत जहाँ अंश रहत, जहाँ पर धैवत जो स्वर है वो अंश स्वर है, अंश मतलब वादी स्वर, मेन स्वर। ऋग सुर तहाँ सहचर मत, और रे ऋषभ और गांधार जो है वो सहचर, सहचर मतलब साथी, उसके साथ, किसके साथ? धैवत के साथ। तो धैवत के साथ सहचर जो उसके दोस्त हैं या उसके मित्रगण हैं या उसके जो साथ देते हैं वो कौन है? ऋषभ और गांधार। पंचम को अल्प कहत, कि पंचम स्वर प जो है वो अल्प यानी बहुत ही कम उसका प्रयोग होता है। हर रंग को अभिमत, हर रंग ये जो है इस इनके उपनाम से जो है ये बंदिश लिखी है। तो हम कहते हैं कि जैसे मन रंग है या अदा रंग है या सदा रंग है या अनंग रंग है, तो इस प्रकार से जो रचनाकार बंदिश को बनाते थे वो अपना एक पेन नेम यानी उपनाम अपना रखते थे। तो हर रंग को मत अभिमत, यानी हर रंग कहते हैं कि मेरा ये मत है, यानी ऐसा वर्णन जो है वो राग तोड़ी का कहा जाता है। तो देखिए इसको हम गाकर यदि देखें तो राग तोड़ी और खूबसूरत तरीके से सामने आता है। बिकरत जब धगरी करत, बिकरत जब धगरी करत, बिकरत जब धगरी करत, मनि तीवर सुर संगत, मनि तीवर सुर संगत, सुगम सरल
संपूर्ण सुगम सरल संपूर्ण गुनी तोड़ी को बरनत गुनी तोड़ी को बरनत बिकरत जबद गरी करत बिकरत जबद गरी करत धैवत जहाँ अंश रहत धैवत जहाँ अंश रहत ऋग सुरत सहचर मत ऋग सुरत सहचर मत पंचम को अल्पकहत पंचम को अल्पकहत हर राग को मत अभिमत हर राग को मत अभिमत बिकरत जबद गरी करत बिकरत जबद गरी करत बिकरत जबद गरी। यानी उसी राग की जितनी भी जो खूबियाँ हैं, जो विशेषताएं हैं, जिनको लेके वो राग बना है, तो ये सब इस बंदिश में बहुत सुंदर तरीके से पंडित भातखंडे जी ने इसको क्रमिक पुस्तक मालिका में दिया है। और इस तरह की बंदिशों को विद्यार्थियों को गाते रहना चाहिए, क्योंकि इन बंदिशों में एक तरफ आप राग के बारे में जान पा रहे हैं, दूसरी तरफ जो कुछ भी आप राग के बारे में जान पा रहे हैं उसको प्रैक्टिकली आप उसमें देख रहे हैं। यानी उसको हम सिर्फ आपको थियोरेटिकली बता नहीं रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली करके भी आपको बता रहे हैं। तो इस तरह की बंदिशों को गाने से हमें जो है राग को हम बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से जान पाते हैं। तो ये तो थी राग तोड़ी की विशेषताएं। अब हम इसके दूसरे स्टेप पे आते हैं, वो है इसका आलापचारी, यानी इस राग में किस प्रकार से आलाप किया जाए। आलाप, जैसे मैंने बोला कि स्वरों को जब हम बहुत स्लो स्पीड में जब गाते हैं और राग की खूबियों को बताते हुए जब हम गाते हैं तो वो आलाप होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इस राग में ऋषभ गांधार कोमल प्रयोग होता है, धैवत कोमल प्रयोग होता है, और कोमल दो कोमल ऋषभ के साथ जब गांधार बीच में गाया जाता है, ये जो स्वर संगति है ये राग तोड़ी की खास स्वर संगति है, तो इसका बार बार प्रयोग होता है। तो जब हम आलापचारी करते हैं तो ये सब बातें आपको पता है, तो आप आलापचारी में इसका पूरा ध्यान रखेंगे। कैसे? शुरू करते हैं। पहले सबसे पहला चरण जो आलापचारी का होगा, हम पहले चरण में कोशिश करेंगे कि मंद्र का प्रयोग, मंद्र के स्वरों का प्रयोग करें और अधिक से अधिक हम मध्य सप्तक के गांधार तक ही जाएंगे। तो किस प्रकार से देखते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम सुर भरेंगे पहले, यानी सा को काफ़ी देर तक हम लगाएंगे, सा पर काफ़ी टिकाव, एक हम लंबी गहरी सांस लेते हुए अब क्योंकि राग तोड़ी की ये पहचान है, तो इस पहचान को मुझे शुरू में ही बता देना है, और ये मेरे इस आलापचारी के प्रथम चरण का भाग भी है। तो हम इसको शुरू में बता देते हैं, तो एकदम विद्यार्थियों को ये क्लियर समझ में आ जाता है कि ये राग तोड़ी है। द सा सा रे गा रे सा धी सा दा म द नि दा म
द गा रे गा रे सा द नि सा रे गा दा। किस प्रकार धैवत और गांधार की संगति या गांधार से धैवत पर आना, ये जो खूबसूरती है इसको हम बार बार लेंगे और मंद्र सप्तक में लेंगे तो वो बहुत ही एक बेस बहुत हमारा स्ट्रांग होगा हमारी आगे की आलापचारी के लिए। द गा रे गा रे सा नि सा दा मा द नि धा मा द नि सा नि रे नि द नि दा मा द नि द पा मा दा मा नि दा मा द नि सा द नि सा सा रे रे गा रे गा द गा रे गा रे सा। देखिए कितना इत्मीनान से गाया बजाया जाने वाला राग है कि इसके प्रथम जो इसका चरण है आलापचारी का उसमें ही कितना आनंद आ रहा है। बार बार उन स्वरों को लेके हमें कोई बहुत अधिक एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ रहे और हमने इस राग की सारी खूबियाँ जैसे पंचम कितना प्रयोग होना है वो भी हमने इस आपकी इस चरण में आपको बताया है। तो ये राग को क्योंकि मैंने आपको स्वरों का कितना प्रयोग किस प्रकार से वो बता चुकी हूँ तो आलापचारी में आपको आलाप करते वक्त वो पॉइंट्स क्लियर है, आप आलापचारी बहुत अच्छे से समझ कर सकते हैं। कोशिश करिए जितना आप शुरू में मंद्र की तरफ जाएंगे तो आपका गला आगे के लिए तैयार होगा, आगे का गला आपका साफ होगा। तो अब इसको हम यदि आकार में गाते हैं या इसमें हम बंदिशों के बोल को लगाते हैं तो वो और सुंदर आता है और सुंदर प्रतीत होता है। और जब बोलों को हम लगाते हैं क्योंकि उसका अर्थ होता है तो अर्थ जब समझ में आ रहा है तो और उस पर हम कहेंगे सोने पे सुहागा जिसे कहा जाए वो प्रतीत होता है। सा रा ना नो रा ना रे नो रा रे ना नो रे ना नो रा ना रा ना आपके मन में एक प्रश्न ज़रूर उठा होगा कि मैंने आपसे बोला कि आकार में आलाप करना, लेकिन मैं कुछ अक्षरों का प्रयोग करी हूँ र ना ना नो। तो ऐसा क्यों? जब आपने कहा कि आकार में है तो आप इस तरह के अक्षरों का प्रयोग क्यों करें? ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो विद्यार्थियों को जाननी चाहिए। देखिए इसके पीछे क्या बात छुपी है। मैंने जैसे कहा कि
राग जो है हमारे, वो उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत पुरानी हैं। और पहले ख्याल गायकी से पहले क्या था, ध्रुपद गायकी थी। तो ध्रुपद गायकी में नोम तोम का आलाप किया जाता था। नोम तोम का आलाप क्या होता है कि पहले समय में कुछ मंत्र होते थे जिनको कि बंदिश से पहले आलापचारी के रूप में जिनको गाया जाता था। इन मंत्रों का कुछ इस प्रकार से भी अर्थ होता था, जैसे कि हे ईश्वर तुम मेरे भीतर हो, तो ओम अंतरे त्वम, तो ये हे ईश्वर तुम मेरे भीतर हो। या और जो ध्रुपद गायक जो होते हैं वो इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करते थे और उसको रागदारी में गाकर बजाकर उस प्रकार से उसका प्रयोग करते थे। तो जब उसको आलापचारी में हम इन मंत्रों को खींचते हैं, या कहा जाए कि उस समय के ध्रुपद ये गाते थे, तो वो जाहिर सी बात है कि वो एक शब्दों का जो खिंचाव है, जैसे नो, अब ये ओम का ही एक प्रकार है, ओ, इस पे हमने न अक्षर, नो, तो ये इसको ध्रुपद से पहले आलापचारी में इन मंत्रों का प्रयोग किया जाता था। कालांतर में जब जो है मुग़लों का साम्राज्य भी नहीं रहा, उसके बाद नवाबों का समय आया, अंग्रेज़ों का समय आया इतिहास को लेके, तो उस समय क्या हुआ कि जब राजा महाराजा बादशाह लोग नहीं रहे, तो क्या हुआ कि इस प्रकार से उनका साम्राज्य भी नहीं रहा, या उनके रजवाड़े, राजा रजवाड़े वो भी नहीं रहे, तो कलाकार जिनको कि वो संरक्षण देते थे, वे कलाकार भी वहाँ से दूसरी जगहों की ओर उनका पलायन हुआ। तो जब उनका पलायन हुआ तो क्या हुआ कि जब दरबारों में रहते थे तो एक दूसरे से उनका इंटरेक्शन होता था। जब राजा के दरबार में या बादशाह के दरबार में जब हम कहते कि नवरत्न थे, तो नवरत्नों में कोई ज्योतिषाचार्य होता था, कोई कवि होता था, कोई साहित्यकार होता था, कोई संगीतकार होता था, इस प्रकार से अलग अलग फील्ड के लोग होते थे। तो इन लोगों का आपस में उठना बैठना, इन लोगों का आपस में अपने अपने ज्ञान का जो है वो आदान प्रदान होता था। तो नेचुरली जो क्वालिटी बनकर आती थी, या जो बंदिश का जो साहित्य है वो जो बन के आता था, वो एक बहुत ही उच्च कोटि का साहित्य होता था। तो जब इस प्रकार का साम्राज्य नहीं रहा, राजा रजवाड़े नहीं रहे, तो क्या हुआ कि आर्टिस्टों को कौन पैट्रोनेज देता, वो वहाँ से चले गए, वो दूर देशों की तरफ पलायन कर गए। तो दूसरी जगह जब वो गए तो वो अपने ग्रुप्स में रहे, या संगीतकार एक साथ रहने लगे अलग अलग जगह पर, यहाँ पे जहाँ पर उनको सेफ लगा, जहाँ पर उनको लगा कि थोड़ा सा हमारी कला की कद्र की जाएगी, वो वहाँ पर जाके वो रहने लगे। और इसके यहाँ पर एक तरह से संगीत तो आगे बढ़ा, लेकिन कहीं पर वो साहित्य या कहीं पे कहीं की शिक्षा से थोड़ा सा वो हटकर एक कहीं और चले गए। तो कुछ इस चीज़ का भी असर पड़ा, और शायद आगे के समय में इस तरह के मंत्रों का जो प्रचलन था वो कम होता चला गया, और वो उसके बदले में सिर्फ नोम तोम का आलाप ही रह गया। यानी जब उसको जिस प्रकार से विस्तार होता है तो ओम तो ये एक तरह से नोम तोम का आलाप इस तरह से ही प्रचलन में रहा। तो ये इसके पीछे ये बेसिक बात थी, ये एक तरह से इतिहास ये था। तो जब मैं अब आपको जिस प्रकार से ख्याल, क्योंकि ध्रुपद के ही से ही प्रभावित होकर ख्याल बनकर आया, तो नेचुरली जितने भी ख्याल गायक हैं वो ध्रुपद अंग से ही गाते हैं, या कहें कि ध्रुपद के ही, क्योंकि बेस तो हम अपने इतिहास को तो नहीं छोड़ सकते, जड़ें वहीं पे हैं, तो कहीं पे उसका असर होता है। तो इस प्रकार जो आलापचारी लिया तो उसको आकार में न करके कभी कभी उसमें उस नोम तोम के आलाप की झलक भी जो है वो आती है। तो इस प्रकार से हम उसमें नोम तोम के आलाप को जो है इस पर ख्याल में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ये था इसका प्रथम चरण आलाप का, और मैं समय को भी देख रही हूँ, और इस समय यदि मैं द्वितीय चरण शुरू करती हूँ तो शायद वो कहीं पे इनकम्प्लीट रह जाएगा। हमारे अगले जो हमारा लेगडेम की जो अगली कड़ी है
उसमें आपको आलापचारी के और 3 चरणों के बारे में बताएंगे, कुछ बंदिशों के बारे में भी बताएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक राग तोड़ी के बारे में जो कुछ भी आपको जानकारी दी गई उससे आपको राग तोड़ी जो है वो समझ में सहज रूप से आ रहा होगा, ऐसी उम्मीद रखती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर सरिता पाठक। आपने आज हमें सरिता स्वर लिपि, स्वर वर्ण में व्याकरण का महत्व बताया, कहाँ पे पॉज लेने हैं, कहाँ पे प्रोलॉन्ग करना है, आपने ये बताया। आपने हमें यह भी बताया कि स्वर संगति जो सिग्नेचर है राग तोड़ी का, तो उसको हम कैसे खोजें और कैसे पहचानें, आपने ये बताया हमें। और बंदिशों की सहायता से आपने ये सिखाया कि किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करें और किस प्रकार से हम इसका अभ्यास कर सकते हैं और इसको स्मरण कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, अवश्य ही आप इस लेक्चर को YouTube चैनल पे देखें और इसके साथ साथ अभ्यास करें। कल प्रातः फिर से हम डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी के सानिध्य में होंगे और हम फिर से राग तोड़ी के तीसरे व्याख्यान पे फिर से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।